नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज बच्चे ना बहुत डरते हैं इस त्रिभुज वाले चैप्टर से, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो क्या ये चैप्टर आसान है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे दोबारा पूछो क्या ये चैप्टर आसान है, मैं कहूंगा बहुत आसान है। सिर्फ 4 चीजों को पकड़ के चलना है और बार बार सिर्फ उन्हीं 4 चीजों को घुमाना है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं। आपको इसको अच्छे से समझना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, सिर्फ आपको कनेक्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, आपसे कहता है हमारे पास कोई भी 3 रेखाएं हैं। मान लो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है। इन तीनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो भैया जी एक रेखा ये है, दीदी जी दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा हमारे पास ये है। नाम देना चाहो तो दे सकते हो, एल, ये एम है ना, ये एल, ये एम और ये एन। जब भी कोई 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उससे हम लोगों को एक बंद आकृति प्रदान होती है, जिसको मैं अभी लाइनें बनाकर शेड कर रहा हूं। अरे भाई ठीक है, ये जो बंद आकृति होती है, इस बंद आकृति का नाम क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो आप यहां से लिखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप क्या लिखोगे? जब भी 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब भी 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब भी 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, जब भी कोई 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, है ना, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उससे एक बंद आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो उससे एक बंद आकृति, उससे हम लोगों को एक बंद आकृति प्राप्त होती है। उससे हम लोगों को एक बंद आकृति प्राप्त होती है जिसे त्रिभुज कहते हैं। अरे भी ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए त्रिभुज का मतलब क्या है, कि कोई भी 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके प्रतिच्छेद करने से हम लोगों को एक बंद आकृति प्राप्त होगी। उस बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, त्रिभुज को दिखाने का तरीका क्या है? त्रिभुज को ऐसे लिखा जैसा है, जैसे ये ए, बी और सी, इसके अंदर जो ये बिंदु ए है, बी है और सी है, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, ये जो ए, बी, सी है, ये तीनों के तीनों त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? ये तीनों के तीनों त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। इनको हम शीर्ष बोलते हैं। अरे भाई ठीक है, त्रिभुज को लिखने का तरीका क्या है? त्रिभुज को लिखने का तरीका ए ऐसे बना देते हैं और यहां उसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो जो ये वाला सिंबल है, ये वाला प्रतीक है, ये त्रिभुज का प्रतीक होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। आपको दिख रहा है, एक भुजा हमारे पास कौन सी है? ए बी, दूसरी भुजा कौन सी है? बी सी, और तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी। तो आप यहां पे लिख लो कि ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ये तीनों की तीनों त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। अरे भाई ठीक है, ये त्रिभुज की क्या है? ये त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। अरे भाई ठीक है, भुजाएं लिख लोगे तब भी चल जाएगा, संगत भुजाएं लिख लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण होते हैं। एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। छठे चैप्टर में भी हमने आपको यही सिखाया था कि आपको इनके नाम लिखने आने चाहिए। अगर आपको नाम लिखने आ गए तो ये चैप्टर बड़ी तसल्ली से होएगा। ठीक है, जैसे ये वाला कोण है, इस कोण का नाम क्या है? कोण ए, या फिर मैं इसको और भी नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? बी से शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, है ना, ए बीच में आया और सी पे खत्म हुआ, तो इसका नाम होगा कोण बी ए सी। कई लोग बोलते हैं सर मजा नहीं आया, मैं तो सी से शुरू करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं मर्जी से शुरू कर लो, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जिस पे भी कोण बनता है उसको हमें बीच में लिखना है।
तो हम इसको लिख देंगे तो क्या बनेगा बोलो, सी, यह क्या आएगा ए, और इसका नाम क्या आएगा बी। तो है ना, तो हम इसको तीन नाम दे सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूं कोण ए, या फिर मैं लिख सकता हूं बी ए सी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं सी ए बी। इसी तरीके से ये हमारे पास कोण बी है, इस कोण बी का दूसरा नाम क्या होगा, ए बी सी, तो हम इसको बोलेंगे ए बी सी, या फिर अगला नाम क्या होगा लो, सी बी ए, है ना। बस जिस पे भी कोण बनेगा उसको हम लोगों को बीच में लिखना है, तीनों चीज एक है। अगला कोण कौन सा है, सी, तो हमने इसको लिखा कोण सी, या फिर इसका नाम क्या है ए सी बी, ए सी बी, या फिर क्या होता है अगला बोलो क्या है, बी सी ए। भाई कहीं से मर्जी शुरू कर सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है जिससे भी आप स्टार्ट करोगे और जिस पे आप खत्म करोगे उसको लास्ट में लिखना है, कोण जिस पे भी बनेगा उसको हमें बीच में लिखना है। समझ में आ गया। उसके बाद आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे ये चीजें। हमारे पास तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहली त्रिभुज है उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अरे भाई ठीक है, जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ए बी, बी सी और ए सी बराबर होंगे। अरे भाई ठीक है, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु। उसके बाद हमारे पास अगली आती है, उसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अरे भाई ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसी त्रिभुज जिसके बीच में कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी उनको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा है, फिर तीसरा हमारे पास आता है, उसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। अरे भाई ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अरे भाई ठीक है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अरे भाई ठीक है, तो भुजाओं के अनुसार जो त्रिभुज है वो तीन तरह के हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, और फिर हमारे पास तीसरा क्या आया, विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है। एक चीज आपने और पढ़ी होगी, पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है उसमें कोई भी तीन संगत कोण है या कोई भी तीन उसके अंतः कोण है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए जिसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है सर्वांगसम आकृतियां, और दूसरी चीज आती है समरूप आकृतियां। जो ये चीज है वो हम अपनी 9वीं क्लास में पढ़ेंगे, और जो ये चीज है वो हम अपनी 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं दोनों के बीच में आपको अंतर समझा देना चाहता हूं। सबसे पहला है सर्वांगसम आकृतियां, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंग्रेंट फिगर्स, कंग्रेंट फिगर्स। और ये है समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। ठीक है जी, पहले इसको समझते हैं। कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जो सभी प्रकार से बराबर होती हैं। सभी प्रकार से बराबर होने का मतलब उनका आकार और माप दोनों का दोनों एक जैसा होता है। जिनका आकार और जिनका माप जो होता है वो दोनों का दोनों एक जैसा होता है। कहने का मतलब सेम शक्ल है और सेम आकार है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मेरे पास ये दो चौक के डिब्बे हैं, ये दो चौक के डिब्बे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों की जो शक्ल है वो एक जैसी है। अगर इसके ऊपर कार्टून बना है तो इसके ऊपर भी कार्टून बना है। दूसरी चीज, जब मैं इस डिब्बे को उठा के इस डिब्बे के ऊपर रखता हूं तो आप देख सकते हो ये डिब्बा इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो कहने का मतलब अगर एक चीज को किसी दूसरी चीज पे रखने से वो उसको पूरी पूरी ढक लेती है तो हम कहते हैं ये दोनों चौक के डिब्बे आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि आप ना दो कांच की ऐसी ऐसी चूड़ी ले लो। अगर आप ये दोनों कांच की चूड़ी देखोगे तो इन दोनों का आकार कैसा है, एक जैसा है, और शक्ल भी एक जैसी है क्योंकि दोनों की दोनों गोल हैं। तो मैंने क्या किया, इस चूड़ी को पकड़ा और इस चूड़ी के ऊपर रखा। जब आप एक चूड़ी को दूसरी चूड़ी के ऊपर रखोगे तो आप देख सकते हो इस चूड़ी ने इस दूसरे वाली बैंगल को पूरा पूरा ढक लिया है। तो कहने का मतलब ये दोनों की दोनों बैंगल्स जो हैं वो क्या है, ये दोनों की दोनों चूड़ियां जो हैं वो सर्वांगसम है। ठीक है, और उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप ना 2-2 रुपए के 2 सिक्के ले लो। जैसे एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। अगर मैं दोनों को देखूंगा तो दोनों की जो आकृति है वो एक जैसी है क्योंकि दोनों के दोनों गोल हैं। मैंने एक को दूसरे के ऊपर रख दिया। जब आपने एक को दूसरे के ऊपर रखा तो आप इसको देख सकते हो, पहले सिक्के ने दूसरे वाले सिक्के को पूरा पूरा ढक लिया। तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों सिक्के क्या हैं, ये दोनों के दोनों सिक्के सर्वांगसम है। और एक सबसे बढ़िया सबसे जबरदस्त एग्जांपल आपकी किताब में, आपकी नोटबुक में पेजेस है। आप ये देखो, ये 2 पेज हैं, है ना। अगर मैंने इन दोनों पेज को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ढक दिया तो एक पेज ने दूसरे पेज को पूरा पूरा ढक लिया। तो कहने का मतलब है जो किताब है, जो कॉपी है, उसके बीच में जो भी पेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वांगसम का मतलब समझ में आ गया होगा। सर्वांगसम का मतलब है जिसकी शक्ल भी एक जैसी है और जिसका आकार भी एक जैसा है, सभी प्रकार से बराबर है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि एक को दूसरे पर रखने से, एक को दूसरे पर रखने से उसे पूर्ण रूप से ढक लेता है, उसे पूर्ण रूप से ढक लेता है ना। उसको पूर्ण रूप से ढक लेता है, वो क्या होता है, सर्वांगसम आकृतियां। उदाहरण के लिए जैसे आप लिख सकते हैं 2 रुपए के 2 सिक्के। अगर मैंने 2 रुपए के 2 सिक्के ले लिए तो दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है ना। एक उत्तर पुस्तिका के 2 पृष्ठ, अगर मैंने किसी भी उत्तर पुस्तिका के 2 पृष्ठ ले लिए तो वो भी क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम को कैसे दिखाते हैं, जो ये वाला निशान है, ये वाला निशान होता है शक्ल एक जैसी है, इसके नीचे बराबर लगा देते हैं, इसका मतलब है वो दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब चलते हैं समरूप की तरफ, थोड़ा सा नॉलेज लेना। समरूप का मतलब है जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, आकार एक जैसा नहीं होता है। अरे भी ठीक है, जिनका आकार, जिनका रूप समान होता है। ठीक है, जिनका रूप समान होता है, जिनका रूप तो समान होता है परंतु आकार जो है वो अलग होता है। ठीक है, आकार भिन्न होता है, जो उसका आकार है वो भिन्न होता है। अरे भी ठीक है, वैसे सेम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में भिन्न होगा, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि ना आप 2 पेज ले लो, एक पेज मैंने ये ले लिया और एक पेज मैंने ये ले लिया। अगर आप इन दोनों पेजों को ध्यान से देखोगे तो इनमें सिमिलरिटी है ना, इनमें समरूपता है कि ये दोनों के दोनों कॉपी के पेज हैं। लेकिन अगर मैंने एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर रखा तो आप देख सकते हो कि पहले वाला पेज दूसरे वाले पेज को पूरा पूरा नहीं ढक रहा, ऊपर से भी जगह छूट रही है, यहां से भी जगह छूट रही है, यहां से भी जगह छूट रही है। तो ये दोनों के दोनों पेज जो होंगे, ये दोनों के दोनों पेज समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे हमने बोला एक हाथी है और एक हाथी का बच्चा है, एक हाथी है और एक हाथी का बच्चा है। अब आप मुझे बताओ क्या सर्वांगसम होंगे? अरे भाई, जितना बड़ा हाथी होता है कि उसका बच्चा जो है उसके बराबर होता है ना। बच्चा तो छोटा सा होता है और हाथी बहुत बड़ा होता है, बस दोनों में समरूपता है ना। उनकी सूंड होती है, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, ऐड बड़े बड़े पैर होते हैं जिससे वो चलते हैं। तो दोनों में समरूपता है, दोनों हाथी हैं, लेकिन दोनों की जो आकार है वो एक जैसा नहीं होता। तो वो दोनों की दोनों चीजें क्या होती है, वो दोनों की दोनों चीजें समरूप होती है। ठीक है, तो समरूप को जब हम लोग दिखाते हैं तो समरूप को सिर्फ और सिर्फ इस निशान से दिखाया जाता है। ये वाली चीज आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल हमें पूरे चैप्टर में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हमने आपको यह समझाया कि सर्वांगसम आकृतियां वो आकृतियां हैं जिनका रूप और आकार दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। उनको दिखाने का तरीका यह है,
ऊपर समरूप का निशान और नीचे दो डंडे लिटा देते हैं जो कहते हैं कि ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वांगसम त्रिभुज। तो चलिए जिसके बाद हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज को देखते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम का मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया, जिसका रूप और आकार दोनों एक जैसा होता है। तो त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज में भी वही होगा। ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं इस त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है ना। तो आप क्या लिखोगे? यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं, किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोणों के बराबर हो, संगत कोणों के बराबर हो तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अरे भी ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। उनको हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सही है ना। अब मैंने इसके नीचे एक नोट लिखा है, यह नोट समझना बहुत जरूरी है। आपसे कहते हैं जब भी हम लोग त्रिभुजों की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप में लिखते हैं तो उसके लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही रूप से लिखना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये जो ए बी भुजा है वो किसके संगत है? पी क्यू के। तो आप ऐसा लिखोगे, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। सिमिलर तरीके से जो बी सी है वो किसके बराबर है? बी सी हमारे पास क्यू आर के बराबर है। ऐसे ही जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। तो हमने यहां लिख दिया ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। यहां का कोण ए कोण पी के बराबर है, जो कोण बी है वो क्यू के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। अरे भी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज सर्वांगसम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। अरे भी ठीक है, जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि आप इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है क्यू आर पी के। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो यह बिल्कुल गलत होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें जो शीर्ष है उनकी संगतता जो है वो सही रूप में लिखी होनी चाहिए। अब देखो ना, ए को कौन कोरस्पॉन्ड करता है? पी, और यहां पे ए को कौन कोरस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू कर रहा है। तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। तो आपको इनकी शीर्षों की संगतता को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको यह समझना है, अगर एक त्रिभुज के सारे कोण और सारी भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के सारे कोण और सारी भुजाओं के बराबर हो तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ठीक है जी। इस नोट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाहता है। चलिए भी इस नोट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इनकी सर्वांगसमता की बात करते हैं। ठीक है, हमने आपको अभी क्या बताया कि त्रिभुज की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही रूप में लिखना बहुत जरूरी है। वो इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आने वाला है। ठीक है, आपके सामने हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए, 4 त्रिभुज बनाइए। पहली 3 त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं। लास्ट वाला जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर कट पता लग गया कि जो चौथे वाली त्रिभुज है वो तो इन 3 में से किसी के भी सर्वांगसम नहीं है,
क्योंकि इन सबकी भुजाएं उनकी भुजाओं से छोटी हैं। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो कुछ ना कुछ जगह बचेगी। तो कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज इनमें से किसी भी त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये वाले तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये पक्का है, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं 4, 4.5 और 5। इसमें भी तीन भुजाएं हैं 4, 4.5 और 5। इसमें भी तीन भुजाएं हैं 4, 4.5 और 5। लेकिन थोड़ा सा सिमेट्री बिगड़ा हुआ है। अगर आप इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा। आपको पहले इस त्रिभुज को सीधा करना पड़ेगा, फिर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे और उसके बाद आप ये दोनों कह सकते हैं कि एक दूसरे को पूरा पूरा ढकती है। ये तो मुझे पता है ढकेंगी, बस ओरिएंटेशन अलग अलग है ना, ये इस साइड है वो उस साइड है, तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। यही वो इस नोट में कह रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला त्रिभुज था, है ना, हमने बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी। ये वाली भुजा 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को उठाओ। इस वाली त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर कहां है? नीचे की तरफ है। तो भाई इसको घुमाया, तो इसको घुमा के मैं ऐसे लेके आऊंगा। अरे भी ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा आएगी यहां पे। फिर यहां 4.5 वाली है, इस 4.5 वाली को उठाओ। इस 4.5 सेंटीमीटर वाली भुजा को हमने यहां पे बना दिया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गई। अरे भाई ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको इससे मिला दिया, ये 4 सेंटीमीटर बन गया। अरे भाई ठीक है। तो अब आप लिखो, क्या लिखोगे? क्यू आर। जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अरे भाई ठीक है। ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये हमारे पास क्यू है, तो हमने इसको नाम दे दिया P का और इसको दे दिया R का। अब आप इसको उठाओ, है ना, इसको आप जो थोड़ा सा सही तरीके से स्केल वगैरह से बनाओगे ना, तो स्केल वगैरह से ये बिल्कुल सही बनेगा। मान लो ऐसे बन गया, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको ठीक लगेगा। अब आप इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो। अब आप ये देखोगे ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। अगर ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा तो हम ये कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखो ये जो AB है वो किसके इक्वल है? P क्यू के, है ना। आप ऐसा लिखोगे, जो AB है उसके कोरस्पोंड में कौन है? P क्यू है, संगत में। ऐसे ही जो BC है उसके संगत में भुजा कौन सी है? QR है। जैसे AC है, इसकी संगत भुजा कौन है? PR है। जो कोण A है उसके संगत कोण है P। तो आप यहां पे लिखोगे जो कोण A है वो कोण P के संगत है। इसी तरीके से जो कोण B है वो कोण Q के संगत है, और जो कोण C है वो कोण R के संगत है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है। हम लोग जल्दबाजी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखो सर 4.5, 4.5, 4, 4, 5, 5। हम जल्दबाजी में ना ये लिख जाते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RQP के। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब आप इस धरती पे बहुत बड़े बोझ हैं और आप इसको बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे लिखना बिल्कुल पाप है, और गलती से आपका जन्म पाइथागोरस वाले समय में होता तो आपको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाता। तो कहने का मतलब ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है। आप पहले उस त्रिभुज को सीधा करोगे, फिर ये देखोगे कि किसके सामने कौन सी भुजा है, उनकी आमने सामने की भुजाएं। तभी मैंने लिखा था संगत भुजाएं, और संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अगर संगत कोण आपस में बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज ये सर्वांगसम नहीं होंगे। अरे भाई ठीक है। इसके बाद हम लोग पहले और तीसरे को देखते हैं। ये तो था पहला और दूसरा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? पहले और तीसरे की। जो तीसरे वाला त्रिभुज है उसके बीच में हमारे पास क्या लिखा है? उसके बीच में हमारे पास DEF लिखा है। भुजाएं तो उसके भी बराबर है, लेकिन समस्या उसके साथ भी वही है कि उसको उल्टा करना पड़ेगा। अरे भाई ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 5 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन है? DE। तो हमने DE को उठाया और यहां पे छाप दिया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अरे भाई ठीक है। फिर 4.5 वाली कौन सी है? FD, है ना, इसको यहां लिख लो, ये ठीक है। फिर हमने 4.5 सेंटीमीटर वाली भुजा यहां बना ली, ये हमारे पास FD है। इसी तरीके से जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो इसकी 4.5 वाली इसकी 4.5 के सामने है, इसकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के बराबर है,
और इसकी 4 सेंटीमीटर वाली भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण ए के सामने कौन होगा, कोण ए के सामने कोण एफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कोण बी है उसके सामने कोण डी होगा, जो कोण सी है उसके सामने कोण ई होगा, जो ए बी भुजा है वो संगत है किसके, एफ डी भुजा के। इसी तरीके से जो बी सी भुजा है वो संगत है डी ई के, और जो ए सी भुजा है वो संगत है किसके, एफ ई के। अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफ डी ई के, ठीक है। आप खुद देख सकते हो मैंने इसके ऊपर 5 मिनट लगाए हैं। इसका मतलब इस बात में कुछ ना कुछ तो दम होगा कि इसको सांकेतिक रूप में लिखना, सही लिखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, बस आपको पहले उसको सीधा करना पड़ेगा, है ना। संगत भुजाएं आपस में सेम करनी पड़ेंगी, संगत कोण सेम करने पड़ेंगे, तभी हम उसको सर्वांगसम कह पाएंगे। ये तो सर्वांगसम है नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी 3 उठा के इसके ऊपर लगा दो, कभी भी इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगी, तो ये इसके सर्वांगसम नहीं होंगे। तो क्या हर बार सर्वांगसम चेक करने के लिए हमें सारी भुजाएं और कोण चेक करना पड़ेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी 8वीं 7वीं क्लास में कुछ कसौटियां पढ़ी थी जिनसे हम लोग किसी भी 2 त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उनको समझते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आगे लिखे अपनी कॉपी में सर्वांगसमता के नियम। चलिए जिसके बाद हम लोग सर्वांगसमता की कसौटियां पढ़ते हैं। ये सारी की सारी आप अपनी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो। बस आपको ये चैप्टर करते हुए इन 5 चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप ये 5 चीजें ध्यान से कनेक्ट कर पाए तो भाई साहब एक भी सवाल नहीं रुकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप खुद कहोगे सर बिल्कुल नकली सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके बीच में, ठीक है। तो एक एक करके इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम होता है एस एस एस, साइड साइड साइड। हिंदी में कहते हैं भुजा, भुजा भुजा, 3 भुजा, भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसमता नियम, है ना। समझने की कोशिश करेंगे कि भुजा 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 सर्वांगसमता नियम क्या होता है। आपसे कहता है हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज जो है वो हमारे पास ये है। अरे भाई ठीक है, स्केल से बनाना सेम बिल्कुल। ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। आपसे क्या कहता है अगर इस त्रिभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये दोनों के दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से क्या है, सर्वांगसम है, जिसको हम नाम दे देते हैं एस 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 कंग्रेंट रूल। बार बार लिखने नहीं पड़ता भुजा भुजा, इसलिए हम एस 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 लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, और जो ए सी भुजा है वो पी आर के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे एस 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 सर्वांगसमता नियम से, एस 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 सर्वांगसमता नियम से क्या होगा, जो त्रिभुज ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसको बोलते हैं भुजा 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 सर्वांगसमता नियम। एक त्रिभुज की 3 संगत हो जाए, कहने का जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है ना, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो तो भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है जी। चलें फिर आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम होता है भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम। आज से कहते हैं एस ए एस, जिसको हम लिखते हैं भुजा कोण भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम। अरे भी ठीक है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम ये क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको बिल्कुल। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं,
एक त्रिभुज ये है और ऐसे ही एक त्रिभुज हमारे पास ये है। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास है ए बी सी, ये हमारे पास है पी क्यू आर। ठीक है भी, ये दो त्रिभुज है। अब आपसे क्या कहता है, ए बी पी क्यू के बराबर है। ठीक है, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। अरे भाई ठीक है, साथ में इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण इन दोनों भुजाओं में बनने वाले कोण के क्या है, बराबर है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी। अरे भाई ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है ये जो कोण है ना वो इन दोनों भुजाओं के बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण, उनके बीच में बनने वाला कोण, उनके बीच में बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच में बनने वाले कोण, और उनके बीच में बनने वाले संगत कोण के बराबर हो, उनके बीच में बनने वाले संगत कोण के बराबर हो, तो हम कहते हैं क्या होता है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, और जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। तो एस ए एस सर्वांगसमता नियम, जो एस ए एस सर्वांगसमता नियम है वो कहता है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए जिसके बाद हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं और तीसरे वाले रूल को समझने की कोशिश करते हैं, आपसे क्या कहता है। चलिए जिसके बाद हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी कसौटी क्या कहता है, ए एस ए, जिसका नाम है कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम। कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज जो है वो हमारे पास ये है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, भी दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ए बी सी और एक है त्रिभुज पी क्यू आर। आपसे कहता है मान लीजिए जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा वो कौन है, बी सी। इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा कौन सी है, वो है क्यू आर। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वाली भुजा वो होनी चाहिए जो दोनों कोणों को बनाएगी, तभी आप भुजा को बीच में रखोगे। अरे भी ठीक है, तो आप इसको यहां से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, जो उनको बनाने वाली भुजा है जो बीसी है वो क्यू आर के बराबर है, और ऐसे ही जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम से, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो कोण, यहां के दो कोण, उनको बनाने वाली भुजा
ऐसे ही उनको बनाने वाली भुजा अगर दोनों त्रिभुजों में बराबर हो तो हम ये कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगले रूल पे चलते हैं। चौथा रूल है AAS। थोड़ा सा ही फर्क है, यहां पे हमारे पास ASA लिखा है, यहां पे AAS लिखा है। बात तो लगभग वही है, बस थोड़ा सा बदलाव है। ठीक है, पहले हमने बोला था कोण भुजा कोण, इस बार हम लोग बोलेंगे कोण कोण भुजा, ऐसा बोलते ना, कोण कोण भुजा। कोण तो पहले की तरह है ना, पहले भी दो कोण बराबर थे और इस बार भी दो कोण बराबर हैं। अरे भाई ठीक है, फर्क यह है कि पिछली बार इनको बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर थी, इस बार कोई और भुजा बराबर होगी। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर है। फर्क क्या है कि पिछले बार जो भुजा थी वो दोनों कोणों को बना रही थी, इस बार जो भुजा बराबर है वो दोनों कोणों को नहीं बना रहा है, इसलिए आप इसको यहां से हटाएंगे, है ना, और यहां क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कोण C जो है वो कोण R के बराबर है। और भुजा कौन सी बराबर है, भुजा हमारे पास बराबर है AC बराबर PR, है ना। तो आप इसको क्या नाम दोगे, आप इसको नाम दोगे कोण कोण और भुजा, कोण कोण भुजा, जिसको हम बोलते हैं AAS। सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। बस यही ध्यान रखना आपको पिछले और इस वाले में। पिछले वाले में इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा आपस में बराबर थी, है ना। इस बार भुजा दूसरे वाली है, कोण को कोई और भुजा बना रही है, त्रिभुज की एक अन्य भुजा किसी अन्य भुजा के बराबर है। तो कहने का मतलब है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर भुजा बीच वाली है तो भुजा को बीच में डाल देंगे, उसका नाम लिख देंगे ASA सर्वांग समता नियम से। तो ASA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फिफ्थ को देखते हैं, फिफ्थ में आपसे क्या कहता है। जिसके बाद हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी कसौटी क्या कहता है, RHS, इसका मतलब समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो वैसे ही इंडिकेट हो गया, समकोण आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोगों को समकोण त्रिभुज को सर्वांग समता देखनी है तो समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता देखने के लिए हम लोग RHS सर्वांग समता का नियम लगाते हैं। यह नियम क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज जो है वो हमारे पास ये है। हमने इसको नाम दिया A का, B का, C का, ये P, ये Q, ये R। अरे भाई ठीक है, अब आप देखो सबसे पहला वर्ड क्या है, समकोण। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली चीज क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। आपको मालूम है जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज का कर्ण कोण है AC, तो आप ये लिखते हो कर्ण AC, और इसका क्या है, कर्ण PR, तो ये बराबर होगा। फिर इसको छोड़ के तीसरी साइड वो लंब भी हो सकती है ना, आपको मालूम है ये लंब होते हैं। और ये क्या होता है, आधार, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण है वो हमेशा आधार और लंब के बीच में बनता है। अरे भाई ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो अगर BC QR के बराबर है या फिर AB जो है वो PQ के बराबर है, तो पहले 90 डिग्री का कोण बराबर हुआ, फिर कर्ण बराबर हुआ, फिर एक भुजा बराबर हुई। तो आप ये लिखोगे RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो RHS रूल आपको वहां पे लगाना है जहां पे समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसके साथ एक रिजल्ट आपको और याद करना है। वो रिजल्ट क्या है, हमने ये देखा जो कर्ण था वो इसके बराबर था, जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है,
बाकी और भी सारी चीजें बची। और चीजें कौन सी बची, जैसे ये BC है तो आप ये लिखोगे BC QR के बराबर आएगा, जो C है वो R के बराबर होगा, ऐसे ही जो A है वो P के बराबर होगा। इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके जो संगत भाग है वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका संगत भाग कौन सा था, BC QR, P बराबर A और C बराबर R है ना। तो हम इसको ये भी लिख देते हैं CPCT, उसका मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। जो लिखा ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इतनी बड़ी चीज ना लिख के उसकी जगह पे सिंपल हम CPCT लिख देते हैं। CPCT का मतलब है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों की पांचों कसौटियां आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रेड वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।